दोस्तों नमस्कार। अभी आपने सुना होगा कि पिछले 5 मई को उत्तर प्रदेश के नोएडा में, यानी दिल्ली से ठीक सटा हुआ एक बड़ी बड़ी आबादी है, और वहाँ सीवर में काम करते हुए 2 मज़दूरों की मौत हो जाती है। और सिलसिला ये हुआ कि इस मई के महीने में करीब करीब 8 लोग अपनी जान गंवा देते हैं विभिन्न शहरों में, और केवल किस लिए? सीवर की सफाई करते हुए, वो भी मैनुअल सीवर की सफाई करते हुए। जबकि दिल्ली जैसे शहर में सरकार ने माना था कि हमने अब कोई मैनुअल स्कवेंजिंग नहीं कराते हैं, अब मशीनों से काम होता है। लेकिन उसी शहर में 12 तारीख को रोहिणी में 2 मज़दूरों की मौत होती है। अब ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो कौन सी मजबूरी है जो जहरीली गैसों के चैम्बर में घुसने के लिए मजबूर करती है, और वो कौन कौन से लोग, वो कौन कौन सी संस्थाएं जो इस मौत के लिए जिम्मेवार हैं, और लगातार चाहे वो अदालत हो, चाहे वो सरकारें हों या प्रशासन हो, एक लिपापोती करके कुछ मुआवजे तक सीमित कर दिया जाता है, और ये मौत का सिलसिला जारी रहता है। आज इसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत तमाम बातें उभर के आई हैं, तो चलिए सीधे चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रिहेबिलिटेशन पार्ट पे तो हम पहुंची नहीं, बात ही नहीं होती। रिहेबिलिटेशन का क्या मतलब होता कि आप उस सैनिटेशन वर्कर को एक वायबल, मतलब एक प्रोफेशन दें जिससे वो ये छोड़ पाए। वो तो हम उस पर तो पहुंचे ही नहीं है। हम तो अभी तक यही कि भैया मुआवजा दिलवा पा रहे हैं कि नहीं, हम FIR लिख पा रहे हैं कि नहीं, और FIR में किस तरह से इस एक्ट को कई बार बाहर छोड़ा जाता है। हमने एक सीरीज की थी आर्टिकल 14 पे, अगर आप लोग चाहें तो मैं अंग्रेजी में है और मैं उसको उसकी लिंक्स भेज सकती हूँ आप लोगों को। और FIR की दिक्कतें और कानून के बारे में तो यहाँ मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर लोग हैं जो आपको बताएंगे। इतना मैं कहना चाहती हूँ कि इस पूरे पिछले 10 साल 8 साल में हमारा एक बहुत बड़ा स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान रहा। मोदी जी ने सफाई कर्मचारियों के कुंभ में पांव धोए, लेकिन पांव धोना क्या समान है? समान है, बहुत अच्छा है, धोए, लेकिन मौतें कौन रोकेगा? और इस पूरे बजट के आप RTI फाइल करिए, हालांकि RTI से आजकल आपको बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, लेकिन आप अगर बजट ही देखें तो रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, कॉम्पनसेशन फॉर सैनिटेशन वर्कर्स कहाँ है? और आखिर में बार बार एक प्रॉमिस दी जाती है कि हम इसको मैकेनाइज करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि इंडियन रेलवेज तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, नॉट जस्ट ऑफ सुअर सैनिटेशन वर्कर्स, बट जो हम मैला धोना कहते थे, एक्चुअल मैनुअल स्कैवेंजिंग। और मैं तो 20 साल से ज्यादा हो गए हैं कि मैं ये प्रॉमिस सुन रही हूँ कि मैकेनाइजेशन होगा। प्रॉब्लम ये आती है कि आप अगर सेप्टिक और सुअर चेम्बर्स, ड्रेनेज चेम्बर्स को आप देखें तो वहां पे तो कई हमारी डिजाइन ऐसी है कि मशीन जा ही नहीं सकती, आदमी को घुसना पड़ता है। आप मुझे बताइए कि इतना बड़ा अभियान, इतने करोड़ों का उसका बजट, हम एक सेप्टिक टैंक की डिजाइन पे काम नहीं कर सकते? आप तो मतलब मोदी जी ने तो बादलों पार और ये सब बहुत कुछ चीजें हम लोगों ने करके दिखा दी हैं। एक सूच और सेप्टिक टैंक की डिजाइन हम ठीक नहीं कर सकते ताकि एक्चुअली मैकेनाइजेशन हो? मैं कहना चाह रही हूँ कि हर लेवल पे जो लॉ है, लॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। लॉ में भी एक चीज है, उसकी एक वेग फॉर्मुलेशन है कि अगर सेफ्टी सिक्योरिटी वेयर दे दें तो एडिक्वेट सिक्योरिटी गियर से ही ये काम हो सकता है। तो क्या हम इसको प्रोहिबिट, इसको बैन कर रहे हैं, या सिर्फ ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गियर की जरूरत है? एक तो इस पे थोड़ी सी हमें इसको थोड़ा सा जांच करना पड़ेगा।
लॉ में कन्विक्शन रेट्स के बारे में आप और भी सुनेंगे, एफआईआर फाइल्स करने की दिक्कतें जो आएंगी उसके बारे में सुनेंगे, और रिहेबिलिटेशन का तो मैं कह सकती हूँ कि हम तो उस पर पहुंचे भी नहीं कि रिहेबिलिटेशन का क्या मतलब बनेगा। और आखिरी देखिए, मुझे हमेशा लगता है कि कहीं ना कहीं जो लेबर और लेबर से जुड़ी जो मुद्दे होते हैं वैसे ही इस देश में उनमें इससे कम ध्यान दी जाती है, क्योंकि और मैं फिर से आ जाती हूँ जाति। पोल्यूशन, जब दिल्ली में पोल्यूशन होता है तो स्कूलों की छुट्टी दी जाती है, कंस्ट्रक्शन काम रोका जाता है, क्योंकि पोल्यूशन मुझे भी अफेक्ट करता है, मैं भी उससे शोर मचाती हूँ। मेरे तमाम सोशल सर्कल्स में पोल्यूशन की बहुत चर्चा होती है। लेकिन 47 डिग्री सेल्सियस में कोई आदमी या औरत काम कर रही होती है कंस्ट्रक्शन वर्क साइट पे, तो वो मुद्दा है ही नहीं इस देश में। ये है हमारी जाति का ढांचा जो हमारे लॉ से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर नजर आता है। तरह से जो पूरी घटनाएं पूरे देश में बढ़ती चली जा रही है, सिर्फ मात्र और मामला सिर्फ ये नहीं कि स्टेट की क्या लायबिलिटी है, स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो कहीं पर नजर नहीं आ रहा। मतलब एक पर एक लगातार मौतें होती चली जा रही हैं, मामला कोर्ट तक जाता है, कई जगहों में कन्विक्ट होता है, कई पर नहीं हो रहा है, पर हालात तो वैसे के वैसे ही है। और तेजी से गर्मी और मानसून के समय में ये बहुत तेजी से हादसे होते हैं। मतलब अभी हम लोग 2 दिन पहले की, मतलब अभी नोएडा में दिल्ली से बिल्कुल नजदीक सटा हुआ है, सेक्टर 26, 3 तारीख को मौतें हुई हैं 2 लोगों की, और 6 तारीख को इसका एफआईआर दर्ज हुआ है। तो मतलब ये सोच रहे हैं, मतलब उसके बीच में 3 दिन क्या उनमें मैनिपुलेशन होती है, ये समझ नहीं आता। बहरहाल व्यक्तिगत तौर से मैं खुद परेशान हूँ। हाईकोर्ट में करीब 7-8 साल से केस चला है और जज साहब ने इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी साहब ने अच्छा जजमेंट दिया, लेकिन कई साल पहले, मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले, और उसमें लिखा कि 10 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि किसी को मालूम नहीं है कौन किसका वर्कर है। वो सुअर में चला जाएगा, सुअर में मर जाएगा, तो किसी का वर्कर भी नहीं होता है, कोई रजिस्टर नहीं है, कुछ नहीं है। और रात को या शाम को अगर सुअर में जाने के बाद ये उसका मौत होते हैं तो लापता करेगा, गायब करेगा लाश, देख देगा कुत्ता जैसा मरता वैसा हमारा वर्कर भी मरता है, किसी को मालूम नहीं रहेगा। तो 100 वर्कर मरेगा तो 10 को मुआवजा मिलेगा तो बड़ी बात है। ये अभी करे क्या? कानून से हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन हमारे लोग असंगठित हैं। हेमा के साथ में मैं गया कॉलोनी में देखने के लिए कि स्थिति क्या है, और देखा कि लोग जो जाते हैं गैस की वजह से, सबसे पहले सबका आंखें कमजोर होता है। तो मैंने पूछा कि आंखें क्यों कमजोर है, तो बताया सर ये गैस से हमारा अंदर का जो पानी जैसी चीजें है ना, म्यूकस बोलता है उसको, वो एसिड जैसा खत्म हो जाता है। फिर हार्ट अटैक, फिर ब्लड प्रेशर, फिर वो। लोग क्या कहेंगे कि लोग सब दारू पीते हैं, दारू पी, अगर दारू पी के काम नहीं करेगा तो करना मुश्किल है। हमारा दर्द जो है थोड़ा कम हो जाता है दारू से। ये स्थिति है, गुलाम है, कामगार नहीं, गुलाम है। और गुलामी हमारा संविधान ने नष्ट किया। जब इंडिपेंडेंस हो गया तो स्लेवरी इज अबॉलिश्ड, खत्म कर दिया, लेकिन स्लेवरी तो है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्लेव्स, पूरा देश में गुलाम दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये मैंने एक बार कोशिश किया हाई कोर्ट में, लेकिन नहीं हो पाया। सबसे पहले
टोटल नंबर ऑफ वर्कर का मालूमात होना चाहिए, लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि लिस्ट दिखाओ, लेकिन दिखाया नहीं। लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर और लिस्ट ऑफ वर्कर वो एक बार देख लेगा तो 50% काम हो गया, क्योंकि आपको मालूम रहेगा कि कौन है और किधर काम करता है, कौन वर्कर है, क्या नाम है, परिवार का एड्रेस क्या है, ये सब आपको मालूम पड़ेगा। सेकेंड मेन डिमांड, तमाम सुअर वर्कर को तुरंत स्थायी कामगार बनाओ। ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है रद्द करो, पूरा रद्द करो। इसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहेगा। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? दिल्ली सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट होता है? जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड। खूनी आदमी है ना, दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन और उसका सारे बोर्ड खूनी लोग है ना, मर्डर जैसा किया। एक साल के बाद किया, फिर साल के बाद किया, फिर किया, मर्डर। और मर्डर का चार्ज उसके ऊपर लगाना चाहिए कि तुमको मालूम था कि सुअर में बेचने से व्यक्ति मर जाएगा, तुम्हें मालूम और फिर भी आपने बेच दिया। तो थोड़ा फाइटिंग प्रोग्राम बनाओ साथियों, बनाना पड़ेगा। कानूनी स्तर से जो कुछ होगा हम लोग करने का कोशिश करेगा, परमानेंट बनने के लिए, क्रिमिनल केस इनके ऊपर लगाने के लिए। फिर ये ऑटोमेटिक मशीनें कहीं चलता कहीं नहीं चलता है, वो करने का। सिंघवी साहब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉडी सूट होना, ऑक्सीजन मास्क होना, कुछ पॉसिबल है, कुछ संभव है। जहां पॉसिबल है तो कर लो। और अभी मैंने सुना कि 30 लाख हो गया। सिंघवी साहब जब जजमेंट दिया तो 10 लाख मुआवजा। ये मुआवजा खाक जैसा है, किसको दे? आदमी मर गया ये सच है, लेकिन दे किसको? कहाँ पे है? लाश की तरह लाश नहीं मिलेगा। कभी कभी मिलता है जब पत्रकार लोग आएंगे, फोटो निकालेगा, ये करेगा वो करेगा तो लाश मिल जाएगी, तो लाश नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से 1 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। 30 लाख रुपया तक कुछ नहीं है। लेकिन मुआवजा बाद में सोचेगा, क्योंकि मुआवजा मिलता ही नहीं। अगर परमानेंट नहीं बनाएगा, कॉन्ट्रैक्टर देगा, उसी वक्त जब उसका एक्सीडेंट होता है उसी वक्त वो लाश गायब हो जाएगा, मिलना बहुत मुश्किल होगा। तो साथियों अच्छी बात है कि ये मीटिंग हो गया मेरे हिसाब से। हालांकि एक बार मैंने ट्राई किया और फेल हो गया, फिर भी करना मुमकिन है और करना जरूरी है। और लगता है कि ये कितने बार पेपर में आया। तो इस वक्त अगर आप कुछ करोगे केस जैसे, तो कुछ न कुछ अलग सा जजमेंट मिलेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारा संस्था मजबूत होना चाहिए। और संस्था मतलब ये नहीं कि अब निवेदन देगा, मुख हड़ताल करेगा, एकदम लड़ाकू संस्था जैसा होना चाहिए। हमारा साथी का ये मौत हो गया, उसके बाद हम लोग चुप बैठना नहीं चाहिए। उसके बाद हमारा लड़ाकू संस्था एकदम धमाल करना चाहिए, ताकि लोग समझेगा कि हमारा यूनियन के साथ में तो ऐसा मत करना, एकदम धमाल करने। क्योंकि इंडिया में कानून के हिसाब से कुछ नहीं चलता है, भूख हड़ताल से नहीं चलता है, स्ट्राइक से नहीं चलता है। सरकार सिर्फ एक बात मांगती है, और वो है जब होता है, जब तगड़ा रिस्पॉन्स होता है, फाइट होता है, तब उसका समझ में आएगा कि लोग अभी चुप नहीं बैठे। बहुत सहन किया, बहुत सहन किया, अब चुप नहीं बैठे। साथियों, जैसे हमारे कॉलिंस साहब ने भी बात की है, 12 करोड़ इस वक्त बजट में डाला है। वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री ने, नीति आयोग ने डाला है कि 12 करोड़ उनके उत्थान के लिए लगाया जाएगा। तो उसका कोई अता पता नहीं, मतलब वो मुझे नहीं लगता कि वो जिस तरह से
मौतें हो रही हैं, वो कितना कन्विक्ट होता है ये पता ही नहीं है, क्योंकि मुगल सराय में जो 4 लोगों की डेथ हुई है उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, और वो सीएम साहब ने बोल दिया है कि आपको 4-4 लाख रुपया दे दिया जाएगा, तो बस वो वहां पर वो निपट गया, क्योंकि वो उनके घर पे भी, घर का भी मामला था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है कि जिन पे मुआवजा मिलना ही मुश्किल हुआ था। बहरहाल मुआवजे से मामला चलने वाला नहीं, जो बात अभी भी उभर कर आ रही है। मामला यह है कि हमें इसको, सरकार को कैसे जवाबदेही बनाना है, और उसके लिए हमें संघर्ष करने की जरूरत है सबको। जो चीजें हमारे संविधान में वही जो मुहैया है उसी के लिए हम बात कर रहे हैं, अलग से बात नहीं कर रहे हैं। बहरहाल और उसमें जो 4 लोगों का जो डेथ हुआ है उसका तो कंपनसेशन का सरकार से मिलना, उसकी तो कोई बात भी नहीं है, पर उसके बावजूद भी बाकी जगहों में भी वो धड़ाधड़ मौतें होती चली जा रही। तो इसका कोई जवाबदेही नहीं है। मतलब दिल्ली से प्रेशर होता है, कहीं और से प्रेशर होता है, तो उस पर एफआईआर तक शायद होती है। मैं बोल रहा हूँ ना नोएडा, अभी परसों के केसेस में ऐसा हुआ है, एक व्यक्ति की डेथ हुई है दिल्ली में, मॉल में वो डेथ हुई है सेप्टिक टैंक में, और एक व्यक्ति अभी बिल्कुल मौत के मुंह पे खड़े हैं। 3 दिन 4 दिन डॉक्टर ने कहा 3-4 दिन से ज्यादा नहीं जी पाए। तो मतलब ये हालात है। मैं रोमा जी से आग्रह करूंगा थोड़ा सा अपना भी अनुभव करें। साथियों इनकलाब जिंदाबाद। जो मुद्दा हम लोग आज बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और उन वर्कर्स की बात है जिस वर्कर्स के बारे में अमूमन एक सोसाइटी को भी उसके बारे में, आम समाज को भी उसके बारे में जानकारी नहीं है कि ऐसे वर्कर्स आज भी हैं, और बहुत ही हल्के में ले लिया जाता है। और जो वर्कर्स की डिग्निटी है, जो जिसके लिए हम तमाम जो मजदूर आंदोलन हुए, देश दुनिया भर में आंदोलन हुए, राइट टू वर्क, राइट टू डिग्निटी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल नंबर 21 है। मेरे बहुत ही एक्सपीरियंस लॉयर्स यहाँ बैठे हुए हैं। तो राइट टू लाइफ की हम बात करते हैं, लेकिन उसकी धज्जियां उड़ रही हैं, और पूरे संविधान की जो धज्जियां हैं वो उड़ाई जाती हैं हमारे इस देश में। तो जो सवाल पूरी है, बात वही आ जाती है कि ये जो हालात है, इस हालात में एक सरकारी डिपार्टमेंट हो, कॉन्ट्रैक्टर्स हो, वो ये कैसे हिमाकत करते हैं कि वो एक मजदूरों की जिंदगी को बहुत ही सस्ता और आम गिरा हुआ समझकर उनको उस मौत के कुएं में धकेलते हैं। ये मौत का कुआं। तो और उसकी वजह भी वही है जो अभी राधिका जी ने भी रखा, पूरी हमारी जो इंडियन पॉलिटिकल और जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा ढांचा है, सोशल स्ट्रक्चर का ढांचा है, जो है मनु के जमाने से चला आ रहा है, ढोल पशु शूद्र नारी सब ताड़न के अधिकारी, वही अभी तक चला आ रहा है, और वो अभी तक खत्म नहीं होगा जब तक ये, मैं तो कहती क्रांति नहीं होगी, रेवोल्यूशन नहीं होगी, तब तक वो डिग्निटी हम नहीं ला पाएंगे। वो मजदूरों को खुद, इसीलिए पूरा दुनिया में मार्क्स कम्युनिज्म का पूरा नारा था कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यूनिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो सवाल वही आता है कि ये जो हमारे पास ये केस स्टडीज है, ये सेप्टिक टैंक्स की मौतें हैं। मैं तो उन इलाकों में, जंगल के इलाकों में काम करती है, बड़ी शुद्ध हवा है, लोग बड़े आराम से रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, जंगल में रहते हैं, लेकिन उनको सरेआम गोली मारी जाती है। और वो इसलिए मारी जाती है कि वो नेशन स्टेट की पूरी वो जो अवधारणा है उसके बाहर आदिवासी हो, दलित हो, महिला हो और जो मुसलमान हो, ये नेशन स्टेट के बाहर ये वर्कर्स हैं, इनको जो है गुलामी करनी, ये आगे जो है ये बोल नहीं सकते कि हमारे राइट्स हैं।
डिस्पाइट ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर जी के नेतृत्व में ये आया, उसके बावजूद अगर ये लड़ाई ना होती तो ये भी ना होता हमारे पास। तो अब ये सवाल, ये तो हमारी वैचारिक स्तर की बात है और बहुत सारी चीजें जिसको हमको इसको लेकर चलना है कि हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने होंगे। एफआईआर की बात है, ये दुनिया चीजों की बात है, उसमें प्रेशर बिल्डअप किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे लगती है यूनियनाइजेशन ऑफ वर्कर्स, वो एक बहुत बड़ा एजेंडा है जिसको हमें अपने काम के उसमें लेना चाहिए। सिर्फ हम लोग कुछ चीजों को हाईलाइट हम भूल जाते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं, हम लोग बोलकर उसको भूल जाते हैं। हम इस बात को हमको ये रखें कि एक निरंतर लड़ाई है और ये लड़ाई जब तब तक हमारी जीती नहीं जा सकती जब तक कि सारे वर्कर्स यूनाइट ना हो। अगर यूनिफिकेशन होगा, यूनियन होगा, तो मजाल है कि कॉन्ट्रैक्टर उनको सेप्टिक टैंक में उतार भी दे, मजाल है कि वहां पे कोई डेथ हो जाए। ये उन्हीं वर्कर्स को लेते हैं जिनके पास कोई रोजगार के साधन नहीं। और सबसे बड़ा जो अभी हमारे ये मोदी सरकार ने तो बहुत कुछ किया, जो सबसे भयानक काम किया कोविड का जो पूरा दौर था और जिसको अभी सब चुनाव में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आ रहा है, जिस तरह से लोगों को ट्रीट किया गया कोविड के दौरान, जिस तरह से मौतें हुई हैं लोगों की इतनी बड़े पैमाने पे जिसके रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया नंबर 1 है जहाँ पे मौतों का कोई हिसाब किताब नहीं है। उसके अंदर गंगा तक में लाशें बहा दी गई थी, गंगा तक को सराहा दिया गया था। किस तरह से लोग जो है घुटन में एक पूरा जैसे दिल्ली और शहर एक सेप्टिक टैंक बनते हैं। ये जो पूरी हकीकत है इस पूरे समाज की, तो उसके निचले सबसे निचले पायदान में ये वर्कर्स हैं जो कि सेप्टिक टैंक में उतरते हैं नीचे। देखने को तो पूरी एक गंदगी पूरे समाज के अंदर है। दिल्ली के अंदर मैं हर रोज महसूस करती हूँ कि इतनी पॉल्यूशन, सांस लेना जो राधिका जी बोल रही है, क्यों है ये चारों तरफ तो कूड़े के पहाड़ बने हुए इतने बड़े बड़े। तो वहाँ संजीव जी भी काम कर रहे हैं, भलसावा में हमको कई बार लेकर पब्लिक हियरिंग किया है, जो हर समय वहां पर जो है टॉक्सिक मीथेन गैसें निकलती है जिससे हमारे सांस फूटता है। हर जगह कूड़ा है, हर जगह, जमीन के नीचे देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, सांस लेने की जगह कहाँ है। और उसके अंदर हम ये बात करें, सिर्फ ये वर्कर्स का मामला नहीं है, पूरा आम सिटीजन्स का मामला है। तो मुझे लगता है कि पूरी एज ऑल इंडिया यूनियन ऑफ मिरर फॉरेस्ट इशू पे काम है, मैं इसका एरिया में हूँ भी नहीं, लेकिन उन सारे इलाकों से मैं देखती हूँ अगर हमारे जंगल में जितने जो लोग रहने वाले उनके जंगल छीने जा रहे, तो वो लोग कहाँ आते हैं? वो डिस्प्लेस होकर शहरों में आते हैं। तो उनको कैसी जगह मिलती है? वो सेप्टिक टैंक में घुसाए जाते हैं। चाहे वो आदिवासी है, तो मैं देखते हैं हमारे यादव लोग थे, तो यादव लोग भी इस स्थिति में आ गए कि उनको सेप्टिक टैंक में घुसना पड़ रहा है। तो ये पूरा शहर से लेकर जो गांव से लेकर जो शहर तक की पूरी जो एक धारा और एक सूत्र है, वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हम लोग भी जंगल के अंदर तमाम यूनियंस को बना के लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसी तरह के अगर यूनियंस को बनाया जाए और उसके अंदर हमको सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ एक बहुत उम्मीद है, लेकिन वो भी ट्रेड यूनियन मूवमेंट की हालत बड़ी खस्ता है, बहुत खराब है इससे। और वो कैसे बढ़े, वो कैसे बने, उसके ऊपर हमें एक बहुत बड़ा चिंतन करना होगा। नहीं तो ये समस्या नहीं रुकने वाली। मौतों के कब सिलसिला, नोटबंदी में लोग खड़े होकर मर जा रहे हैं, नोट बदलवाने के मामले में बहुत ही छोटी छोटी चीजों पर लोगों की मौत हो रही है, जिसके लिए कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार उसकी जवाबदेही पैदा नहीं हम लोग करवा पा रहे। तो ये पूरा जो एक समाज के अंदर एक तरह की जो कहेंगे निष्क्रियता और एक क्रिटिकल अवेयरनेस की जो कमी है, क्रिटिकल चीजों को बात करने की जो एक सवाल पैदा करने की जो कमी है,
वो कहीं ना कहीं हम लोगों को जागृत करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत ही मुश्किल होगा इस तरह के सवालों को लेकर हमें आगे चलना है। इस पर रिपोर्टिंग होगी, बहुत सारे मामले आएंगे, लेकिन ये मौतें लगातार जारी रहेंगी। तो उसको कैसे करना, ये कैसे मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। उसमें ये है कि हम लोगों को सबको एकजुट होकर एक पूरी ट्रेड यूनियंस और यूनियन की स्थापना इंडिपेंडेंट हो, चाहे सेंट्रल ट्रेड यूनियन जिस फॉर्म में भी हो, मजदूरों को उसके अंदर लाने की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए। शुक्रिया। तो आज जब हम यहाँ पे उपस्थित हैं, we are all together, I think the first step that is important is to name the problem. जब हम इसको acknowledge करते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि there is a problem and that something has to be done about it. I think that itself is a big step forward. Because हमारी सरकार is refusing to accept that there is a problem. A and B, जो कानून फिर भी बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक 10 साल के लिए एक मैंडेबस रखा था, मतलब मॉनिटरिंग, भाई बनाइए कानून, बनाइए कानून, बनाइए कानून। उसके बाद ही 2013 में, पहले 1993 में बना था कानून, पर 2013 में इसको आउटलॉ किया गया था मैनुअल स्कैवेंजिंग को, और उसमें रिहैबिलिटेशन का भी एक प्रोविजन, कुछ प्रोविजंस लाए गए थे उस कानून में। But it took a lot of pushing from the Supreme Court, you see. तो उसके बावजूद ultimately what has been happening is that जो भी reports लाए जाते हैं, मतलब अगर commissions बैठाए जाते हैं वगैरह, but all the numbers are very hugely suppressed. So I think it's very important to really highlight the problem and deal with the problem. हम लोगों ने, I just give another example, हम लोगों ने ओखला में एक झुग्गी झोपड़ी के साथ काफी काम किया है, और वहाँ पे डेमोलिशन वाज डन। ये जो बुलडोजर टाइप ऑफ डेमोलिशन है, एक्चुअली वाज अ बुलडोजर डेमोलिशन इन 2014, जब आई थिंक देयर वाज किसी ने वोट किसी और पार्टी को दिया, तो बहुत सारी झुग्गियों को गिरा दिया गया ओरली एक ऑर्डर देकर। अब झुग्गियों में स्टे वगैरह लेकर we got them all back, मगर हमने उसके अलावा just staying with the problem, I'm saying, हम लोगों ने वहाँ पे there's a horrible drain, जो मतलब वहाँ पे जाएंगे आप तो you will probably faint। मैं तो सिर्फ septic tanks की बात ही नहीं कर रही, and we got it rebuilt through MLA labs. So I'm just saying 10 साल लगे हैं, लेकिन and it's getting rebuilt, I have to say about 50-60% of the work is over. So it's important to be with the problem. I just want to say that. अब मुझे कुछ points बोलने, हमारे संविधान में there is Article 14, right to equality before the law. There is Article 21 right to life तो है ही है, but right to dignity in that life. ऐसे ही हम मतलब it's not just to live like half dead और मतलब बहुत ही dehumanizing conditions में, लेकिन it is to live with dignity, सर ऊंचा होके we have to, everybody has that right. Then there is Article 17, abolition of untouchability, और ये untouchability या किसी कास्ट में होने के कारण जो disability है कि हम उस कास्ट में हैं, इस कारण we are forced to take up a certain occupation, वो भी बिल्कुल रद्द है। That is the constitution, and it's the constitution. अब Supreme Court is also in a way a lawmaker. Supreme Court ने अगर कोई judgment pass किया, तो वो भी it's the law of the land. Constitution में ही कहा गया under Articles 141 and 144 of the Constitution. तो Supreme Court ने इस कानून 2013 वाला कानून में और इन सभी provisions का जिक्र किया है, ये जो constitutional provisions है, और कहा है कि बहुत शर्म की बात है कि ये अभी भी जारी है। तो it is actually a law which is doubly reinforced. उसके बावजूद our government is dragging its feet. So it's important to also bear that in mind. Article 47 के तहत under the Constitution, it's very important for everybody to have a decent life and have a wholesome existence. वो भी these are some provisions that can be invoked. Now, जो कानून लाया गया है 2013 में, तो पहले 1993 में ड्राई लैट्रिन्स वगैरह बैन किए गए थे, बट अब 2013 के तहत तो मैनुअल स्कैवेंजिंग इज बैन, और यू नीड टू हैव प्रोविजंस फॉर रिहैबिलिटेशन, और उसमें प्यूरिटिव प्रोविजंस भी हैं। प्यूरिटिव का मतलब है कि अगर ये नहीं किया
तो उसका एक परिणाम होगा, मतलब देयर विल बी एन आउटकम कि हमको जेल जाना पड़ेगा या फाइन भी काफी ज्यादा है, 5 लाख 10 लाख, बट उन प्रोविजंस का कोई जिक्र नहीं होता है। Another thing that happens unfortunately कि इस पूरे इसमें पुलिस इज इन्वॉल्व। अब पुलिस क्या करती है कि सबसे पहले हमने देखा है, वी वर्क विद विमेन आल्सो, सबसे पहले जो प्रोविजन आना चाहिए ना उसको वाटर डाउन कर देती है। तो अगर 302 आना चाहिए आईपीसी के तहत मर्डर, यू नो दिस विल कॉज मर्डर, तो वो 304 बी में या थोड़ा नेग्लिजेंट एक्ट जिसमें कुछ ज्यादा पनिशमेंट नहीं है, जिस प्रोविजन में पनिशमेंट ज्यादा है जो 7 साल का है वो डरावना प्रोविजन है, डरावना, therefore it makes the body accountable as well, जवाबदेही। तो जो भी लोकल बॉडी है अगर उन्होंने किसी को जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे उनको हायर किया है, उनको कोई गियर भी नहीं दिया, एक तो सबसे पहले तो दिस इज बैन एज पर द लॉ, और उसमें 9 महीने का टाइम दिया गया था टू फेस द होल थिंग आउट, बट फिर भी आजकल मतलब आज भी खुलेआम ये चल रहा है। Just look a little bit कि बाहर के देशों में क्या होता है, I'm not a technical expert, but फिर भी what happens is that the areas of cleaning these जो भी whether there is human waste, they are big, तो वहाँ पे oxygen available है। The biggest problem is these noxious gases, और दूसरा है to get into this, तो सीधा मतलब what is manual scavenging, मैं उसके बारे में I just try to read that out, it's a terrible definition, मगर अगर हम हाथ, एक तो in this country if you even wash yourself you use a separate hand, the left hand, now you're using your entire body for this, कितने germs है, कितने कीटाणु है, तो most people have skin diseases, lot of women are involved in this kind of work, it's called night soil, because पुराने जमाने में रात को लोग जब वो दिखे ना तो अगेन यू आर इनविजिबलाइज्ड, कि किसी को मालूम ही ना हो तो पीछे से चले जाएंगे, और ये पोल्यूटेड कास्ट भी माने जाते थे, they will pick up this waste and go away, but never mind that they will suffer diseases, और अभी तो it's because a lot of these people get inside, they just ask to get inside, and कई बार क्या होता है कि एक ही फैमिली के लोग हैं, जैसे there is a father and a son, so that entire family loses livelihood at one shot, saying that they go without anything, so it's a very cruel existence, और हम लोगों को भी we should be asking this question, where does this human waste go, and we should be pressing for accountability from various sources. एक दो चीजें और हैं, we can use these laws as well. हमारा देश कई अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशंस के we are signatories and we have ratified also. Ratified का मतलब ये है कि we are bound, हम लोगों ने स्वीकार किया है कि the country is bound by that. There is a law called the Human Rights Act 1993. उस एक्ट के तहत अगर हमने किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल को साइन किया हो एज अ कंट्री, दैट बिकम्स अ लॉ ऑफ द लैंड। तो अब ये इतने सारे हैं विच आर बैनिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज ये पूरा एक कास्ट से भी जुड़ा हुआ है। दलित्स 95% ऑफ द पीपल एंगेज्ड इन दिस आर फ्रॉम दलित कम्युनिटीज। तो यू आर एक्चुअली ऑटोमेटिकली एक डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। मतलब एक तो आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी अबॉलिश करता है, और एक और आर्टिकल है आर्टिकल 23, क्योंकि जो लोग बहुत गरीब हैं एंड दे आर फोर्स्ड टू टेक अप ऑक्यूपेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग इज नॉट ओनली द फ्लैश ट्रेड। अगर किसी को बिकॉज ऑफ देयर वेरी पुअर इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस और सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, अगर मान लीजिए और कोई चारा ही ना हो एंड यू आर फोर्स्ड टू एंगेज इन दिस ऑक्यूपेशन, दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू ट्रैफिकिंग, आर्टिकल 23, एंड देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीनल प्रोविजन in the IPC as well. So that's something that can also be invoked. अब कानून के तहत ये भी कहा गया है कि all the local bodies actually जो municipal corporations हैं, the responsibility of removing all the waste and filth from every city is or any place
is that of the municipal corporation. It is, and in rural areas, it's the Nagar the rural body that takes care of it. The panchayat, Nagar panchayat. The Nagar panchayat, and there is the Nagar palika. So, if they are now openly engaging contractual labor, they are actually culpable of a crime. ये तो सुप्रीम कोर्ट में वो जजमेंट बहुत लंबा नहीं है, considering that आजकल सुप्रीम कोर्ट writes 500 pages of a lot of stuff which is actually quite unintelligible. और इसमें ये 27 पेज का जजमेंट है, it's quite easy to read. उसमें it's very clear कि ये सब क्रिमिनल चीजें हैं. अगर लोकल बॉडी में एंगेज किया तो सीधा it becomes a crime. So these are some things that can be immediately invoked to press for action. I think that's important, but I think it's also important कि लोगों को we must be more conscious because I think people also don't want to know कि ये क्या हो जाता है. You know what happens with human waste, where is it going, who is involved, who is suffering. It's important to also talk about this, and therefore it's important to keep writing, if need be filing petitions over and over again, because if nothing else it becomes a talking point. Kuch saal pehle nobody knew much about electoral bonds. Today everybody knows about it because it's there in the court. Chahe even though the judgment is okay, but it's important, very important. But at least, and it's also come a little late, but at least people do know and they will now question. Many people are questioning. So it's important to do that. And ये कहते हुए, I'm very very grateful that I'm here and grateful that I've heard from all of you because you've also been working for a very long time in this area. Yeah. Thank you so much, Sindhari. Really बहुत सारी चीजें हम लोग को जो कानून में है, जो बहुत सारे दाव पेच हम जिन चीजों से वाकिफ नहीं होते उनसे रूबरू करवाया, और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है उनको मद्देनजर रखना. पर कहीं ना कहीं वो पूरा जो बातों में भी आ रहा है, बट इम्प्लीमेंटिंग वाला तो कुछ पार्ट होता ही नहीं है कहीं पर. बहुत मुश्किल से कुछ उसमें मार्ग हो. तो जो मैनुअल स्पेंडिंग एक्ट का 2013 का जो एक्ट है, उसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट होने के बाद भी बहुत सारी कमियां हैं. मतलब कानून बनाना ही सिर्फ भी उसको, मतलब कानून ऐसा हो कि भाई आप अगर यहाँ पर आए तो आप जेल में सीधा, बाद की जो कार्रवाई है बाद में देखी जाएगी. वो वाले कानून नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग कानून नहीं है बट वो कागजों तक सीमित है. जैसे SC/ST एक्ट 1989 स्ट्रॉन्ग था और उसको वीक कर दिया गया. तो मतलब ये इस तरह के चीजें लगातार हम लोग समझ रहे हैं, पर बहरहाल चिंता का विषय नहीं है. हमको जागृत होने का ज्यादा जरूरत है और शोध बनाने की जरूरत नहीं है. मुझे लगता है कि उससे हमें ताकत अर्जित करके आगे वाले जो जिन लोगों को ये जो सोच रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं होता है, मतलब काफी सारा, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की. भाई बताएं कि भाई सेप्टिक टैंक में आप उनको कांटेक्ट करेंगे, कोई जाता ही नहीं है. अभी दिल्ली में वो मॉल में उनको कुछ पता ही नहीं है, किसी को भी डाल देते. मतलब कास्ट वाला मामला तो बहुत भयंकर, जो राधिका जी की जो बात जोड़ रही थी, कास्ट का ही मामला है कि भैया वो जो बता रहे थे अभी अशोक भाई बता रहे थे कि, और ऋषि जी बता रही थी कि ये लोग गए तो वो कह रहे कि जबरदस्ती उनको अंदर भेजा जा रहा है. छुट्टी वाले दिन भी उनको जबरदस्ती भेजा जा रहा है और मतलब ही नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता. कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी, मतलब जानवरों से भी बदतर. आज मतलब बिल्ली और कुत्ता को फिर भी मारने से पहले सोचता है, इमोशनली फीलिंग होता है इंसान, के लिए कोई फीलिंग्स नहीं.